हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। यूपीएससी के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से। और इस समय इस चीज़ को लेकर काफ़ी डाउट स्टूडेंट्स के मन में होता है, जो स्पेसिफिकली जो नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि किन बुक्स को पढ़ा जाए, कैसे उन्हें कवर किया जाए। और जनरली लोग स्पेक्ट्रम को पढ़ना प्रेफर करते हैं, जो कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से मार्केट में मिलती है। तो उस बुक को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में कई हमें क्वेश्चंस आए थे, कैसे कवर किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। अगर आप जनरली कोई नोट्स नहीं पढ़ते तो ऐसा माना जाता है कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उसे कवर करने के लिए। तो क्यों पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक की। मॉडर्न हिस्ट्री की जब मैं बात करूँ तो आप शुरू करेंगे मराठास से। जनरली मराठास के बाद से स्टार्ट होता है। मराठास के बाद से जब अराइवल ऑफ ब्रिटिश हो रहा है इंडिया में, फ्रॉम द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ब्रिटिश या फिर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, वहाँ से हमारा पीरियड स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ टू 1947 इंडिया के इंडिपेंडेंस तक। ये जो पीरियड है इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट करते हैं। और इसके बीच में जो भी चीज़ें घटित हुई, चाहे इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे महात्मा गांधी हुए, चाहे उससे पहले राजा राम मोहन राय हुए, जो आपके रूलर्स हैं इस टाइम में, और जो ब्रिटिशर्स आए, पोर्टुगीज़ आए, इसके बाद कौन सी मूवमेंट्स हुई, ट्राइबल मूवमेंट्स हो, फार्मर मूवमेंट्स हो, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर प्रीलिम्स में आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि इतने क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से आ ही रहे हैं कि आप मान लेते हैं कि 7-8 क्वेश्चन तो ऑन अ सेफर साइड हमेशा आते हैं। तो अराउंड 16-17 नंबर का या 20 नंबर तक का जुगाड़ आपका यहाँ से हो सकता है, जो कि कंपैरेटिवली इजी होता है बाकियों के मुकाबले। एक बेसिक सोर्स है, लोग वो कवर करते हैं और इतने मार्क्स कम से कम आप कवर कर सकते हैं, जो हर कोई पढ़ता है। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है जो पता है कि क्वेश्चन आने हैं इससे हर साल, और उतना मुश्किल नहीं होता इसे कवर करना है कंपेयर टू सब्जेक्ट लाइक लेट्स से एंशिएंट हिस्ट्री। हमें पता नहीं उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारा कंटेंट है, कैसे पढ़ा जाए डिफिकल्ट है। हम एनवायरनमेंट को देखें, एनवायरनमेंट से हमें पता है हर साल बहुत से क्वेश्चन आते हैं, पर काफ़ी ही कुछ क्वेश्चन ऑफ बीट से होते हैं, करना मुश्किल होता है। एंशिएंट हिस्ट्री में कम से कम आधे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं काफ़ी ईजिली, अगर आपने सोर्स को 1-2 बार पढ़ा है। अगर आपने बार पढ़ा है तो आप 70% तक एंशिएंट हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को सही से करके आ सकते हैं। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, पर ये ज़्यादा रेलेवेंट होता है प्रीलिम्स के लिए। और जैसे हम इसको प्रीलिम्स के लिए थॉरोली पढ़ते हैं तो मेंस के लिए अपने आप प्रिपेयर ये टॉपिक हो जाता है। तो इसमें जो मेंस सब्जेक्ट्स हैं, जो सोर्सेस हैं, वो क्या होने चाहिए। देखिए, अभी प्रेजेंटली अगर आप शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन तो आपको कई सी चीज़ें मिलेंगी। एक तो मिलेंगे आपको नोट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नोट्स आर लाइक दे आर ब्रीफर। उसमें क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है उसको सब्स्टिट्यूट करके, उसको डिस्टिल करके उसके नोट्स बनते हैं, जो वन लाइनर्स होंगे या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन होंगी। पर अगर आपने क्लासेस नहीं की हैं और आप शुरू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पूरी पिक्चर नहीं दिखेगी वहाँ से। तो वो आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे भाई मैं कौन सी बुक्स पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। वहाँ पर कई सारे सोर्सेज आएंगे आपके पास। पहले एनसीईआरटीज़ हैं, फिर एक इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा की बुक आती हैं, 2 बुक्स आती हैं, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक प्री इंडिपेंडेंस, एक है पॉलिसी टू पार्टीशन, एक है मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार, और एक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो कि आती है स्पेक्ट्रम की पब्लिकेशंस की। अगर हम इन सभी बुक्स को देखें तो सबसे पहले बात आती है एनसीईआरटी की, जो आपको पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको पूरी कहानी मिलती है हिस्ट्री की, कैसे घटित हुआ, एक स्टोरी बिल्डअप कर लेते हैं हम। ठीक है, एनसीईआरटी से ही मेजरली कुछ चीज़ें पिक होती हैं जो आपकी स्पेक्ट्रम की बुक में है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ज़रूरी है टू बिल्ड अ ग्राउंड कि क्या हिस्ट्री में हो रहा है। अगर आपसे कॉन्टेक्स्ट पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने ये आंदोलन क्यों शुरू किया था, उसके पीछे 3 रीज़न दिए जाएं, आपको पूछा जाए क्या रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी की कहानी जो है ना, उसमें जो बेसिक्स हैं वो एक बार आपने आत्मसात कर लिए तो आप क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने पढ़ ली, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। एनसीईआरटी बनी किस लिए? देखिए, एनसीईआरटी बनी है एज अ टेक्स्ट बुक जो क्लास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्कूल के, लेकिन फॉर यूपीएससी यू नीड टू हैव एन स्ट्रक्चरल वे, जो इसमें नहीं है। स्ट्रक्चरल के लिए थोड़ी और डेप्थ के लिए आपको जो बाकी 4 किताबें लिखी हैं इनमें कंफ्यूजन होता है क्या पढ़ा जाए। कुछ लोग बिपिन चंद्रा को पढ़ना प्रेफर करते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है, बट प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि काफ़ी ये भी एक तरह से नॉवल टाइप लिखी गई है जो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगी, लेकिन प्रीलिम्स के लिए उतना आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है। आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, चीज़ों को हाईलाइट करना पड़ेगा, खुद से छांट के निकालना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल मूवमेंट कब हो रही है, पेजेंट मूवमेंट कब हो रही है। वो मतलब जैसे कि 1919 से स्टार्ट हुए, 1947 तक उन्होंने पूरा उल्लेख कर दिया सब कुछ का, उसमें चैप्टर बांट दिए, पर उसमें कैटेगराइज नहीं किया फार्मर्स मूवमेंट कौन सी है, पेजेंट मूवमेंट कौन सी है,
ट्राइबल मूवमेंट कौन सी है, तो बड़ा ही क्लस्टर्ड है एक तरह से। अगर आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पूरी कहानी मिलेगी हिस्ट्री की, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। और आपको जब आप प्रीवियस से क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लगेगा यार मैंने बुक तो पढ़ ली पर मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको उस किताब को बार बार पढ़ना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये सब कुछ कराया मिलता है स्पेक्ट्रम की बुक में, और कई लोग इसी को प्रेफर करते हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो इट्स अ गुड वे आउट जहाँ चीज़ें स्ट्रक्चरली हैं, बुक्स के बाद में समरी है, चीज़ें बेहतर तरीके से मेंशन है। अगर आपको मेंस के लिए एक्स्ट्रा देखना है, थोड़ा टाइम बच रहा है, तो आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जरूर पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। फिर आती है एक पलासी टू पार्टीशन और एक मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार। पलासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय की है और मॉडर्न इंडिया सुमित सरकार की। ये दोनों बुक्स भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो ज़रूर ही पढ़ना चाहिए आपको, बट अदरवाइज बहुत बल्कि है। हालांकि एक दो क्वेश्चन ऐसे रिसेंटली आए थे 4-5 सालों में से, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि शायद स्पेक्ट्रम में ना हो। 5 साल की बात कर रहा हूँ, मतलब हो गए लगभग 40-50 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन हैं जो शायद आपको पलासी ऑफ पार्टीशन में मिले या मॉडर्न इंडिया में मिले सुमित सरकार में। लेकिन ये बुक आप पूरी बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। अगेन वही दिक्कत है जो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के साथ है, बहुत मोटी है, रेलेवेंट कम है, बहुत मेहनत लगेगी। उससे बेटर है कि आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो स्पेक्ट्रम की उसको बार बार पढ़ें, और जो आपके 70 से 80% क्वेश्चन सही होने के चांस है उसको पक्का कर लें। 20% की मृग तृष्णा में ना फंसे। दिस इज अ बुक विच यू हैव टू फोकस आफ्टर एनसीईआरटीज टू हैव अ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज। अब बात आती है क्या है इस बुक की कहानी। तो देखो, इसमें ऑलमोस्ट आपके सामने 40 चैप्टर्स होंगे। हर चैप्टर के एंड में एक समरी होती है, और चैप्टर्स अलग अलग थीम्स के हिसाब से बटे हुए हैं। आप देखोगे पहले उसमें होगा कि भाई मराठास के टाइम की बात आएगी, जो मेजर डिपेंडेंस हिस्ट्री कैसे बटी हुई उसके बारे में बात आएगी, अराइवल ऑफ यूरोपियंस आएगा, फिर आप देखोगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, फिर आप देखोगे हाउ वो चीज़ें 1905 तक, फिर 1914 तक, फिर 35 तक। तो वो सिस्टमेटिक रूप से पहले वो बटा हुआ है, जिस पोर्शन में आपको ब्रॉड स्टोरीज है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने अराइवल ऑफ यूरोपियंस पढ़ा, उसके बाद आप पढ़ेंगे कैसे वो स्ट्रांग होते चले गए, ब्रिटिशर्स कैसे जीते, इस तरह कैसे कैसे हिस्ट्री आगे बढ़ी। और देन बाद के चैप्टर्स में आपको स्पेसिफिकली मैंशनड है कि कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स थे, कौन से पेजेंट मूवमेंट्स थे, इन सब की लिस्ट अलग से आती है। अपेंडिसेस हैं जहाँ पर आपको मिलता है कि किस तरह से कौन कौन से कांग्रेस के सदन में कौन से मूवमेंट में कौन लीड कर रहे थे, कौन सी बैठक किसके अंदर हुई, कौन से अखबार कौन कवर कर रहे थे, न्यूज़पेपर्स और उनके ऑथर्स की लिस्ट, एडिटर की लिस्ट। कोर टॉपिक्स जो है मूवमेंट के हिसाब से कवर्ड है। ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ कराया मिल रहा है। बाकी जो बुक्स मैंने बताई अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, उन सब में मोटी मोटी किताबें बहुत अच्छी बुक्स हैं, पर ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता कि आपको लेट्स से फार्मर मूवमेंट्स कवर करना है, आप अपना चैप्टर खोलो, याद कर लो सारा का सारा, ईजिली रिवाइज हो जाता है। तो इसलिए इस बुक को आपको फोकस करना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कुछ और करने के लिए। अभी आपने एक बार फाइनलाइज कर लिया क्यों पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कैसे पढ़ना है। उससे पहले बुक को कैसे पढ़ना है इसके बारे में एक बता दूं, कोई एक व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कैसे पढ़ना है, सबका एक अलग यूनिक तरीका होता है। मैं ये जो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, हमने कई टॉपरों से बात करी, कई स्टूडेंट से बातें करी हैं, उसके बाद जो हमें लगा कि जनरली लोग जो फॉलो कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीका है वो क्या है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको बार बार भागना ना पड़े कहीं दूसरी जगहों पर। तो अगर आप शुरू से देखें इस बुक के बारे में, तो एक तो होती है क्लास की बुक को पढ़ना, आपने कहानी पढ़ ली, उसके मेजर क्वेश्चन आंसर कर दिए और आपने चैप्टर कर लिया। ऐसे करना काम नहीं चलेगा। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन देखें, पॉइंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे एक टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, उस पीरियड में क्या हुआ था उसके बारे में पूछा जाएगा, या फिर आपको 4-5 नाम दिए जाएंगे, बोला जाएगा इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था, या ये जो इंडिगो रिवॉल्ट था किस चीज़, इंडिगो मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड थी। अब 2 इंडिगो मूवमेंट हुई हैं, एक बंगाल में हुई, एक बिहार में हुई है, दोनों के कौन लीडर थे, किसने लीड किया, क्या कारण थे, ये आपको पता होने चाहिए। तो वो जो पेजेंट मूवमेंट है उसमें आपको मिल जाएगा एक ही साथ। तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो। कई चीज़ें, दिल्ली प्रपोजल्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जहाँ आपको दिल्ली पैक्ट दिखेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ दिल्ली प्रपोजल्स दिखेंगे। अब दिल्ली प्रपोजल्स क्या है, दिल्ली पैक्ट क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। क्या गांधी निर्बंध पैक्ट में फर्स्ट में हुआ, क्या बाद में हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कितनी हुई, किसने अटेंड किया, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जो आपको सिर्फ ऐसे पढ़ के पता नहीं लगेंगी। वहाँ आपको उसको पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा, सर्कल आउट करना पड़ेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको टेक्स्ट बुक की तरह ना पढ़ें, आप इसको पढ़ें कि भाई मेरा टारगेट क्या है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। पहले आपको देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अभी मैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करना, बार बार पढ़ना, जो चीज़ें मुश्किल है याद करनी। नाम लोग अक्सर याद नहीं रहते, आपको क्रोनोलॉजी अगर याद नहीं है, देखिए क्रोनोलॉजी मतलब जो क्रम के हिसाब से चीज़ें होती हैं कि पहले क्या घटा उसके बाद क्या हुई, आपने एक बेसिक कहानी बना ली। काफ़ी ईजी है बनाना कि कैसे कैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस शुरू हुई, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, उसके बीच में आपने नमक जो के लिए सत्याग्रह था वो कब हुआ। तो आप एक एक करके जो की इवेंट्स है उसके आसपास कहानी बना के फिर उसको याद कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे वो, पर जो ये बुक पढ़नी है इसमें आपको कोर चीज़ें क्या करनी है। जब भी आप कोई चैप्टर उठा रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हैं,
यानी ये तो पता है आपको कि स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं आप, वाई आर यू रीडिंग इट, व्हाट आर यू रीडिंग, लेट्स से यू आर रीडिंग हिस्ट्री। सो हिस्ट्री में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, थोड़ी बहुत डेट्स इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ डेट्स का मुकाबला है क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि क्या पहले घट रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, फिर उसका रिलेशन अगली जो हिस्ट्री में आगे हुआ उससे क्या है पिछले चीज़ का। अगर जलियांवाला बाग हुआ तो उसका इम्पैक्ट बाकी के इवेंट्स पे क्या हुआ। जब मैं आगे के इवेंट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए जलियांवाला बाग की वजह से कितनी चीज़ें घटित हो रही हैं, और आपने जो पढ़ा ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, पहले आपको पता होगा तभी तो आपको पता लगा आप क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो रीडिंग इज नॉट इनफ, मैंने किताब पढ़ ली, इट्स नॉट इनफ, आई हैव टू नो कि मैं ये क्वेश्चन आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं इसके बाद, पढ़ने के बाद। तो आप कुछ टेस्ट लगा लो, एक टॉपिक पढ़ा उसके टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, या टेस्ट के कुछ क्वेश्चन देख लो, और जो आपने अभी तक पढ़ा आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये पढ़ लिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, CDM, तो मैंने CDM पढ़ा, मुझे पता है मैं CDM पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है पर्सनैलिटी कौन कौन सी थी, कौन कहाँ पे इसको लीड कर रहा था, किस चीज़ के खिलाफ ये हुआ था, किन किन जगहों से गुजरा था, क्या इसकी रेलेवेंस हिस्ट्री में, इसका प्रभाव आगे क्या हुआ, मुझे पता लग गया ये। लेकिन इस नॉलेज का यूज़ मैं कैसे करूँगा। अगर मुझसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो मुझे डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए ना। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसके बदले में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, दोनों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे। हंटर कमीशन जो आया, ठीक है, और हंटर कमीशन क्यों आया मुझे सिर्फ पता है, इससे काफ़ी नहीं है। हंटर कमीशन के अलावा एजुकेशन में और जो भी चीज़ें हुई बाद में, चाहे रेले कमीशन की बात कर लें, क्यों आया, कैसे आया, क्या डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। वो भी इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ विल यू यूज योर नॉलेज, यू नो कि एक चीज़ है ये कैसे दूसरे से अलग है, इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, आपको क्रोनोलॉजी क्लियर है या नहीं, आपको इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पता है या नहीं, और आखिरकार सवाल आता है उसको कैसे सस्टेन करोगे। सस्टेन मतलब कि आपने एजुकेशन रिफॉर्म सारे पढ़ लिए, सारी मूवमेंट्स पता चल गई, यार ये बुक तो 500 पन्नों की है, सारा का सारा याद कैसे रहेगा। उसके लिए आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करोगे। आप पहले ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हो या येलो से कर लो, अगली बार जब आप उसको दोबारा पढ़ो और आपको लगे कि नहीं मैं क्या चीज़ें भूल जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं उसको आप पेन से हाईलाइट कर दो, या उनके ऊपर आप पिंक कलर से हाईलाइट कर दो जो हाईलाइटर्स होते हैं, ताकि आपको याद रहे कि तीसरी रीडिंग जब आप दे रहे हो, क्योंकि आपको 3-4 रीडिंग्स तो करनी ही पड़ेंगी। तीसरी रीडिंग जब आप करो तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें आप भूल जाते हो टेस्ट में, कि हाँ मेरी बार बार गलती हो रही है, उसको एनसर्कल कर दो, ताकि जब आप वापस आओ आपको पता है भाई ये चीज़ें मैं भूल जा रहा हूँ या भूल जा रही हूँ, एंड आई विल फोकस ऑन दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर क्या आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो उससे आंसर कैसे सॉल्व होंगे, और जो आपने पढ़ लिया अभी तक सस्टेन कैसे करोगे। सस्टेन करना इसकी राइट। अगला टॉपिक कि भाई चैप्टर में घुसना है, मैंने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी है, ये आइडेंटिफाई कैसे होगा। आइडेंटिफाई ऐसे होगा कि आपने किसी चैप्टर में घुसने से पहले पढ़ा कि भाई कहाँ क्वेश्चन जा रहे हैं, क्या आप डेट्स पूछ रहे हैं। हिस्ट्री में डेट्स नहीं पूछे जाते, तो मुझे डेट्स उतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ मुझे पता होना चाहिए कौन कब घटित हो रही है कौन सी चीज़ें, और शिफ्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से हो रहा है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में पूछ रहा है, इसने वोटिंग राइट्स दिया टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिवन वुमेन रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जब आप क्वेश्चन आप देख लो ना कि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जब आप रिफॉर्म्स वाला चैप्टर पढ़ोगे आप ध्यान रखोगे भाई एज कौन सी थी, किस एज में किस एक्ट में किसको सबको राइट दिया वोटिंग का। ऐसे आप पढ़ के निकल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। एक बार ये क्वेश्चन देख लिया, तब आप ये चैप्टर जब पढ़ने जाओगे ना आपको याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरह से। मुझसे पूछ सकते हैं वुमेन को कब मिला, मैन को कब मिला, किस एज ग्रुप से मिला, 18 से मिला था, 21 से मिला था, ठीक है। चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, 35 में क्या हुआ था, मॉडलेमेंटो में क्या हुआ था, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा अगर मैंने पहले देखा है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो हमेशा चैप्टर शुरू करने से पहले आप PYQ उठाओ, उस मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में जाओ कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। एक बार आपने देख लिया क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तब उस चैप्टर में घुसो। आपने देखे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपसे नहीं बनेंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन देखे, चैप्टर खोला, चैप्टर में आप पढ़ रहे हो, अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उन चीज़ों को आपने हाईलाइट किया, अच्छा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जब आपने पढ़ लिया चैप्टर, आपने एक बार दोबारा जाके जो आपने चीज़ें हाईलाइट की उसको जल्दी से रिवाइज कर लिया, ताकि आपके दिमाग में सस्टेन कर जाए वो। फिर जब आप टेस्ट लगाओगे, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करोगे, वो पता लगेगा यार कुछ चीज़ें तो मुझे याद रह नहीं रही हैं, उनको दोबारा हाईलाइट करोगे। आपको जो लगा था इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट था, यू गो एंड यू री हाईलाइट देम, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो आपको वो टॉपिक एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिए एक ही सोर्स रहेगा, तो वहां पर आपको चीज़ों को अपडेट भी करना है। एक और क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। ब्रोच, चिकाकोले, त्रिचिपोले, ये सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हुए हैं।
तो अभी आपने देखा, अच्छा ये क्वेश्चन फैक्ट्री पर भी पूछ सकते हैं, तो आप फैक्ट्री को भी हाईलाइट करोगे। कौन सी ब्रिटिश है उसको आपने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, जो फ्रेंच है उसको आपने पर्पल से कर दिया, या आपने पेन से नीचे कुछ निशान लगा दिया, ताकि आप इजीली देखो और आइडिया लग जाए, अच्छा ये फ्रेंच वाली थी, ये वाली थी। तो आपको एक ये आपको विजुअल मेमोरी भी रह जाएगी, अच्छा ग्रीन वाले जो थे वो ब्रिटिश थे, कहाँ कहाँ पे थे, मुझे कुछ याद आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये आप कर सकते हो काफ़ी ईजिली। एंड देन अब से क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या हुआ था, कितने मेंबर्स थे, क्या उसकी शर्तें थी, तो उन शर्तों को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन कब आया, माउंटबेटन प्लान कब आया, देसाई-लियाकत एक्ट क्या था, पैक्ट क्या था, कब आया, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए पहले आपने पीवाईक्यू पढ़ा, उसके बाद आप क्रिप्स मिशन वाला जब चैप्टर पढ़ने जाओगे तो आपको आइडिया रहेगा, अच्छा मुझे कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया, मुझे ठीक से याद है कि नहीं चीज़ें, देन यू गेट एन आइडिया कितना क्या मैं पहले पीवाईक्यू देखना है, हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पीवाईक्यू देखना है, फिर चैप्टर में घुसना है, चैप्टर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है। देन एट द बैक ऑफ द चैप्टर्स आपको ये देखना है कि जो रेफरेंसेज हैं, जो समरीज दी हुई है पीछे, मुझे वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं, ताकि अगर नहीं है तो मैं दोबारा वापस जा पाऊँ। अब जरा एक बार देखते हैं कंटेंट लिस्ट। अब देखिए कुछ चैप्टर से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इससे क्वेश्चंस कम आए हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, पर मैं एक बार देख लूँ अगर यहाँ पे जो यहाँ मेरे पास ये कंटेंट लिस्ट दिखी हुई है, इसी से मुझे आइडिया लगता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से आर्काइव्स हैं, किस तरह की बातें हो रही है, मेजर अप्रोचेस को लेकर क्या मेरी क्लैरिटी है कि नहीं, कम्युनिस्ट अप्रोच कौन से लोग इसको हाईलाइट करते थे, कौन स्कॉलर्स थे कैम्ब्रिज स्कूल के, कौन थे मार्क्सिस्ट, कौन थे नेशनलिस्ट वाले 1857 रिवोल्ट को कैसे देखेंगे। अगर मैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस देखूँ, पोर्टुगीज़ की बात हो रही है, तो पोर्टुगीज़ के मेजर जो बड़े वाले जनरल्स थे वो कौन कौन से थे, अब पोर्टुगीज स्टेट ने कैसे भेजा था, डच जब आए उनके मेजर जो लीडर्स थे वो कौन कौन से थे, कहाँ पे उनके जो इम्पोर्टेंट बेसिस थी इंडिया में वो कहाँ कहाँ पे थी, इंग्लिश के कौन कौन से थे, फ्रेंच के कौन कौन से थे, ये चैप्टर में सारी चीज़ें मेंशन है। मैंने एक बार कंटेंट लिस्ट देख ली, तो जब मैंने चैप्टर पढ़ने से पहले मैं जाऊँगा, अच्छा देखता हूँ उनमें कौन से क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने देख लिए, अब मुझे आइडिया लग गया अच्छा क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, देन आई विल गो इनटू दिस बुक, हाईलाइट दिस चैप्टर, रीड द चैप्टर, हाईलाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई विल रीड द समरी कि मैं पूरा पढ़ पा रहा हूँ या नहीं। उसके बाद मैं वापस आऊँगा, इस चैप्टर का कंटेंट पेज खोलूँगा, इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, डच के कौन से, फ्रेंच के कौन से, डेन्स के कौन से, मुझे याद है कि नहीं, कौन पहले आया कौन बाद में आया, इनके बीच में जो राइवलरी हुई कैसे चली थी, कौन कहाँ जीत रहा था, क्यों ये आए, मुझे हमेशा एक बार मैंने पढ़ लिया ना, कहानी मुझे याद आएगी तो हमेशा याद आ जाए। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख भी सकता हूँ, वाई दे केम, हाउ दे केम, हु वॉज द लीडर, किनसे इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, किसके साइड में थे, कौन टीपू सुल्तान के साथ था, कौन टीपू सुल्तान के खिलाफ था। जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो आपको याद रह जाते, रिलेट करिए उनसे, जहांगीर के टाइम में कौन आया था, टीपू सुल्तान का पार्टनर कौन था, ठीक है। ऐसी चीज़ आप याद करेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा, मराठास किसके साथ थे। तो आप इस तरह याद करते हैं ताकि आपको लीडर्स, डेट सब समरी में जाकर दोबारा आपने देखा, समरी पढ़ ली, कंटेंट में लिस्ट में दोबारा आए, अच्छा मुझे ये सारी चीज़ें याद है या नहीं याद है। अगर नहीं याद है मैं एक बार दोबारा जाकर देख लूँगा, कम टाइम लगेगा, 10 मिनट में सरसरी निगाह से भी देख लूँगा तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ये तरीका है इसको आगे पढ़ने का। अब देखिए कुछ आपको मिलेंगे यहाँ पे लीडर्स, मूवमेंट्स, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हो गई, टेम्पल एंट्री मूवमेंट हो गई। मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वहाबी मूवमेंट, तीतू मीर की मूवमेंट, क्या है ये मूवमेंट, कैसे एक दूसरे से अलग है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, किस मूवमेंट का, कौन किसका लीडर था, ये चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। या आप पढ़ते टाइम हाईलाइट करो, समरी में देख के एक बार रिवाइज करो, दोबारा कंटेंट पे वापस आओ कि भाई अच्छा ये सारी लिस्ट थे, मुझे कितना याद है, एक बार ढक के हाथ रख के आप याद करोगे अच्छा ये कौन लीड कर रहा था, स्वामी विवेकानंद की मूवमेंट कहाँ थी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी, सेवा सदन किसने लॉन्च किया, देव समाज किसने लॉन्च किया, ब्राह्मो समाज किसने लॉन्च किया, क्या चीज़ थी जिसके ऊपर ये मूवमेंट बेस थी, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे मुझे याद है कि नहीं, कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे कैसे पता कि ये चीज़ें पढ़नी है मुझे, मैंने पीवाईक्यू देखा, उसमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इस तरह के बन रहे हैं, और ये एक ही बुक में अगर पढ़ रहा हूँ, 50 बुक्स तो पढ़ नहीं रहा, एक बुक पर तो पॉसिबल है ना हर चीज़ के ऊपर काम करना, देन आई विल रीड ऑल दीज थिंग्स। हमें पता है पेजेंट मूवमेंट पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, प्रेस पे क्वेश्चन आते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इंडिया का मैप बनाऊंगा एक, उसमें देखूंगा कहाँ पे कौन सी मूवमेंट हुई, साउथ में कौन सी हुई, नॉर्थ में कौन सी हुई, किस एरिया में हुई, कैसे हुई, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे और मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ। अच्छा 1 2 3 4 10 मूवमेंट है जो लेट्स से साउथ में है, 5 जो है नॉर्थ में है, 6 जो है ईस्ट में है, मैं उनकी लिस्ट बना के मैप पे याद करने की कोशिश करूँगा ताकि ईजिली मुझे याद हो पाए। अब जैसे अगर एजुकेशन की बात करें तो आपको पता है हंटर कमीशन आया, हरतोग कमीशन आया, सैडलर प्लान आया, तो ये क्या है, किस तरह आया, इनकी क्या क्रोनोलॉजी है मुझे पता है कि नहीं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इनके 4 फीचर्स अगर आपको याद रहे, आप पढ़ा इस चैप्टर को, आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, चैप्टर को पढ़ा, समरी पढ़ी, फिर आप कंटेंट में वापस आ गए चेक करने के लिए कि भाई कितना याद रह रहा है मुझे।
तो अगली बार जब आप जाओगे तो आप अपने हाईलाइट की हुई चीज़ों को पढ़ोगे, टेस्ट जब लगाने जाओगे आप तो उन चीज़ों को पढ़ोगे जो आपने हाईलाइट करी हैं। अगर आपकी गलतियाँ हो रही हैं आप दोबारा आके हाईलाइट करोगे कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, ताकि बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ पाओ। वही जैसे बोला पेजेंट रिवॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कौन से रिवॉल्ट कहाँ हुए, किस रीजन में हुए, इसको आप एक मैप के ऊपर चार्ट आउट कर सकते हो। ये बात की चीज़ें हैं पहले, लेकिन आप उसको पढ़ना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा एक साथ उसको संगठित तरीके से, जो इस बुक में अच्छे से दिया हुआ है। PYQ देखने हैं, चैप्टर पढ़ने हैं, समरी से हाईलाइट करना है, समरी पे जाना है, रिवाइज कराना है समरी को, वापस आके कंटेंट इसमें देखना है। मुझे कहानी याद है कि नहीं, कंटेंट में आपको कहानी भी पता रहेगी, अच्छा इसके बाद ये रिवॉल्ट हुआ, क्यों हुआ था, अंग्रेजों ने क्या एक्शन लिया। जो फैक्ट है, जो नाम है वो मुश्किल से याद रहते हैं, तो उसको आपने हाईलाइट कर रखा है। जब रिपीट मारोगे चैप्टर को तो आपको दोबारा वो याद हो जाएंगे टेस्ट के थ्रू भी। ये एक तरीका है इसको पढ़ने का। अब जैसे आपने देख लिया, आपने ये पढ़ा, एक स्टैंजा देख लिया, गोल्डन फरमान की बात हो रही है, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने 1632 में दिया। तो यहाँ मुझे ये हाईलाइट करने का कारण क्या है कि भाई गोल्डन फरमान कब आया, ये मैं देखते ही मुझे याद आ जाए, और ये गोलकोंडा में हुआ था। अब इसके बाद कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री बननी शुरू हुई मुझे वो पता होना चाहिए। तो इसके बाद इनको चंडीगढ़ के रूलर से परमिशन मिला, तो इन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया। तो आपको ये पता है कि पहले मछलीपट्टनम था, उसके बाद ये सेंट जॉर्ज गए। सेंट जॉर्ज जाते ही ये पहले मछलीपट्टनम में थे, ये भी आपको पता लग गया। तो आपको पता लगा अच्छा मछलीपट्टनम में भी थे ब्रिटिशर्स। मुझे वो हाईलाइट देखते ही पता लगा अच्छा गोल्डन फरमान की बात हो रही है, तो गोल्डन फरमान किसने दिया था, गोलकोंडा के सुल्तान ने। फारूक शियार ने जो फरमान दिया था वो कौन सा फरमान था, अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता लगेगा अच्छा ये अलग फरमान है, वो अलग फरमान था। ऐसी चीज़ें जो आप कंफ्यूजिंग होती हैं वो तब पता लगेगा जब आप पढ़ोगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रेली कमीशन में क्या हुआ था, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन ला रहा था, आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा बहुत शुरुआत में जब आप पढ़ोगे कि स्वदेशी मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्या डिफरेंशिएशन थे, किस कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था। तो उसका तरीका ये कि आप उसको बार बार पढ़ो, हाईलाइट करो, समरी देखो, बाद में आके कंटेंट से कहानी जोड़ो। तो ये तरीका है आप बुक को कैसे अप्रोच कर सकते हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप। और जो आपको लग रहा है ना, जैसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप याद नहीं रख पाते हो ऐसा नॉर्मली, जैसे आपको पता है पेजेंट मूवमेंट ढेर सारी हैं, ट्राइबल रिवॉर्ड्स ढेर सारे हैं, तो आप उसका सेपरेट इंडिया का मैप अपने एटलस पर ये बना लो, या एक रफ मैप बना के आप उस पर नोट डाउन कर लो कि भाई इस रीजन में जो मूवमेंट हुई थी कौन सी हुई थी, यहाँ जो हुई थी कौन सी हुई, ताकि आपको एक पिक्टोरियल मेमोरी भी रहे। अच्छा यहाँ में मुझे रिवॉल्ट मैंने अलग से ऐसे याद किए हैं। और मान लो आप पढ़ोगे तो ये पूरी बुक सब कुछ का सॉल्यूशन नहीं है, कुछ चीज़ें आप टेस्ट दोगे तो आपको इस बुक में हो सकता है ना मिले, एडिशनल नॉलेज वो आप क्या करोगे, फिर बुक छोड़िए कोई और सोर्स पकड़ लोगे तो नहीं। आपने सोर्स पकड़ा है, सोर्स को आप ट्रस्ट करोगे, जो आपको ऐड ऑन करना है वो आप इसी में स्टिकी नोट लगाओगे, इसी को कंसोलिडेट करोगे, इसी में आप कंपाइलेशन को अपनी बढ़ाओगे, ताकि एक ही सोर्स आपका रहे, एक सोर्स, और आपका हिस्ट्री डन हो जाए। ये आपको कोशिश करनी है। ये बुक ईजी है पढ़ने के लिए, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, रीडर फ्रेंडली है। आप हाईलाइट करोगे, समरी देखोगे, कंटेस्ट में जाओगे तो याद रखना है आपको कंटेंट में स्टोरी पता होनी चाहिए, अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हाईलाइट होने चाहिए, समरी में आपको सब कुछ दिमाग में सेट होना चाहिए क्या थी समरी। इस तरह से आप पढ़ो। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको बार बार रिवाइज करना होगा, जो आप करोगे तो आपका परफॉर्मेंस ज़रूर अच्छा होगा। सो ये एक अप्रोच आपको रखनी है। और जब भी आप चैप्टर पढ़ लो ना तो अपने आपसे ये सवाल पूछो कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया, आर यू डन विद द PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखे हैं इस टॉपिक के, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वैसे क्वेश्चन अब इसमें से और किसी टॉपिक के ऊपर आ जाए इस चैप्टर से, तो क्या मैं क्लियर हूँ उसके बारे में, क्या मैं कहानी कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ये चैप्टर पिछला चैप्टर क्या कहानी थी इस समय में। जब आप मान लो एजुकेशन मूवमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने पढ़ा ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ा आपने, या फार्मर मूवमेंट पढ़ी, तो जब फार्मर मूवमेंट या पेजेंट रिवोल्ट हो रहे हैं उस समय भारत में पॉलिटिकली क्या चल रहा था, क्या मैं कहानी कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, 1905 में और क्या क्या हो रहा था। अगर 1970s में कोई स्ट्राइक हुई है तो 1970 में पॉलिटिकली मेनलैंड इंडिया में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स के साथ क्या पॉलिसी चल रही थी, कौन सी पार्टी गठित हुई थी, मुस्लिम लीग कुछ कर रही थी उस टाइम में, कब वो फॉर्म हुई, 1905 में, 6 में, 7 में। तो ये जो कनेक्शन है ये आपको पता चल रहा है कि नहीं, जो आपने टॉप चैप्टर पढ़ा उसके बारे में। फिर अपने समरी देखिए, क्या आपको की नेम, जो इंपॉर्टेंट नाम है इसमें पर्सनैलिटीज़ के, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद है कि नहीं। और फाइनली एड ऑन करना है, एड ऑन आपने कर लिया, अब इसको याद कैसे करोगे। जैसे मैंने बताया कुछ को आप मैप्स पे रख के याद कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप रख सकते हो। जैसे अगर आप गांधी जी के अराइवल से शुरू करो तो आपको पता है इंडिगो रिवॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप भारत छोड़ो आंदोलन करोगे, क्विट इंडिया मूवमेंट करोगे, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इनके बीच में आप ड्रॉ कर सकते हो कि 1905, 1917,
1919 जलियांवाला बाग हुआ। तो इस तरह जो 19 आप 1921 कर लो, 19 आप 35 कर लो, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसके बीच में जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसको आप ऐसे क्रोनोलॉजी के थ्रू मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, इसके साल के बीच में जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे? आपको 1857 याद रहेगा, 1757 याद रहेगा, 1905 याद रहेगा, है ना, 1919 याद रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों के बीच में जो घटित हो रहा है क्या मुझे वो याद है कि नहीं? दैट इज़ हाउ यू कैन टेस्ट योर सेल्फ एंड दैट इज़ द वे यू कैन रिमेंबर द स्टोरी। स्टोरी आपने एक बार याद कर ली तो जो डेटा है बार बार पढ़ने के बाद हो ही जाएगा, और फिर आप आंसर जब टेस्ट दोगे, सॉल्यूशन करोगे तो कहानी आपको याद हो जाएगी। ये तरीका है जिसके थ्रू आपको स्पेक्ट्रम को पढ़ना चाहिए। इट इज़ नॉट एन आइडियल वे और इट इज़ द ओनली वे। लोग ऐसे पढ़ते हैं जिन्होंने सफलता पाई है, उसके हिसाब से हम आपको वीडियो बना के कह रहे हैं। सो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह स्पेक्ट्रम को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, आप ऐसे इसको कवर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के इतने ही। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली